और करीब 4 बजने वाले हैं। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं 4 बजने को है, यानी 8 घंटे का और वक्त है। रात 12 बजे तक की मियाद संत आसाराम के पास। अगर जोधपुर पुलिस के सामने वो पेश नहीं होते हैं आज रात 12 बजे तक, तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह मुमकिन है? क्या आध्यात्मिक गुरु आसाराम की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या आसाराम की आजादी का आज आखिरी दिन है? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई है आसाराम की तरफ से, संत आसाराम की तरफ से, और ऐसा लगता है कि अपने बचाव के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं आसाराम। आसाराम ने ट्रांजिट एप्लीकेशन दायर की है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हमारे साथ यहां पर अरविंद जैन साहब सीनियर एडवोकेट भी मौजूद हैं। इसका सर क्या मतलब है, ये तरह दर्शकों को अगर आप बता पाएं। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब ये है कि गुजरात हाई कोर्ट से ये प्रार्थना की गई है कि मुझे ट्रांजिट बेल दे दी जाए, यानी जहां भी वो हैं, सूरत में हैं या गुजरात में हैं या इंदौर में हैं, वहां से जोधपुर पहुंच करके मैं खुद ही वहां हाजिर हो जाऊंगा और वहां तक पहुंचने के बीच तक में मुझे कोई अरेस्ट नहीं करेगा। इस वक्त इस एप्लीकेशन का क्या मतलब है सर? आज रात 12 बजे तक उन्हें पेश होना है। ऐन वक्त पर अब उन्हें ऐसा लगता है कि भय सताने लगा है, डर सताने लगा है, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। जाहिर है कि जिस किस्म से दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा है, वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, धरने प्रदर्शन, जिस किस्म से एक माहौल आक्रोश, गुस्सा और जनता के बीच में एक खास किस्म का विरोध पनप रहा है, उसमें कानूनी प्रक्रिया से बहुत देर तक भागा नहीं जा सकता। और जितना भागे हैं उसका उन्हें एडवर्स इफेक्ट्स ही अभी तक मिले हैं। अगर पहले दिन जोधपुर जाते और कोर्ट को कहते या पुलिस को कहते कि भैया मैं हूं तुम्हारे सामने, जो जांच पड़ताल करनी है कर लीजिए आप, तो ये नौबत नहीं आती कि आज गुजरात हाई कोर्ट के सामने ट्रांजिट बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई है। ये अब हो सकता है कि टाइम गेन करने का भी एक हो कि इसके ऊपर नोटिस करेंगे, सरकार आएगी, फिर बहस होगी, फिर उसके ऊपर डिसीजन होगा। ठीक है सर। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि संत आसाराम की तरफ से एक याचिका दायर की गई है गुजरात हाईकोर्ट में, ट्रांजिट एप्लीकेशन। इस मसले पर ज्यादा जानकारी अरविंद जैन साहब दे रहे थे और बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। अभय वर्तक जुड़ेंगे हमारे साथ, आप आसाराम के समर्थक हैं, सनातन धर्म के आप प्रवक्ता भी हैं। स्वामी दीपांकर धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। टीना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले दर्शकों को जरा एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। और बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आध्यात्मिक गुरु आसाराम की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या आसाराम की आजादी का आज आखिरी दिन है? आसाराम की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू। आज रात 12 बजे तक आसाराम के पास पेशी की मोहलत। आज रात 12 बजे पुलिस के समन की डेडलाइन खत्म। शनिवार को पुलिस करेगी आसाराम को गिरफ्तार। ये आसाराम बापू को आज तक का समय दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए उपस्थित होने के लिए। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आज में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होंगे। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो जब स्थिति ऐसी बनेगी कि वो पेश नहीं हुए तो हम अग्रिम निर्णय करेंगे, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अनुसंधान हेतु भेज सकते हैं। सुबह की बापूजी की दिल्ली की टिकट थी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम होने के कारण वह टिकट भी कैंसल करनी पड़ी। जैसे ही थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार होता है, वैसे तो ठीक ही है। तारीख पर तारीख बीत गई और आ गई है आखिरी तारीख। जोधपुर पुलिस के समन की डेडलाइन शुक्रवार की रात 12 बजे खत्म हो रही है। लेकिन जैसी उम्मीद थी, हुआ भी ठीक वैसा ही। आसाराम का अहंकार कायम है और आसाराम ने जोधपुर जाने की बजाय बीमारी का बहाना बना दिया है। आज सुबह की बापूजी की दिल्ली की टिकट थी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम होने के कारण वह टिकट भी कैंसल करनी पड़ी। जैसे ही थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार होता है, वैसे तो ठीक ही है।
और जो भी जांच हो रही है उसमें सहयोग करेंगे। आसाराम के वकील ने पहले पुलिस को उनके समधी की मौत का हवाला दिया, लेकिन जब पुलिस के रुख में नरमी नहीं आई तो दूसरा और बेहद घिसा पिटा बहाना पेश कर दिया गया। हमेशा सच्चाई की जीत का दंभ भरने वाले आसाराम सच्चाई उजागर होने के पहले ही कदम पर पीछे हट गए। जोधपुर पुलिस ने आसाराम को पूछताछ के लिए बुलाया था। जाहिर है जब मुकदमा हुआ है तो कार्रवाई और जांच तो होगी ही। आसाराम इसी जांच में अपनी जीत का दावा करते रहे हैं, लेकिन पूछताछ के पहले ही दिन आसाराम को शायद गिरफ्तारी का डर सताने लगा और उन्होंने जोधपुर जाने को अहमियत नहीं दी। इधर जोधपुर पुलिस ने नियमों के मुताबिक शुक्रवार की रात 12 बजे तक आसाराम के आने की आस देखने का फैसला कर लिया है। ये आसाराम बापू को आज तक का समय दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए उपस्थित होने के लिए। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि वो आज में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होंगे। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो जब स्थिति ऐसी बनेगी कि वो पेश नहीं हुए तो हम अग्रिम निर्णय करेंगे, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अनुसंधान हेतु भेज सकते हैं। जोधपुर पुलिस अपने रुख पर कायम है और आसाराम पुलिस को एक बार फिर ठेंगा दिखा रहे हैं। सवाल है कि इस मामले के पहले दिन से खुद को सच्चा साबित कर रहे आसाराम को आज कौन सा डर सताने लगा कि सैकड़ों भक्तों से घिरे रहने वाले संत आज बीमारी का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर एकांत में चले गए। अपन जाएंगे, बलपूर्वक ले जाएं अथवा कानूनी ढंग से जाना पड़े तो पहला स्टेप होगा कि अन्न छोड़ दो, फिर और सताया जाएगा तो गंगा जल अपना ले जाएंगे, देंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो फिर जल भी छोड़ दो, जो होगा देखा जाए। इंदौर में सत्संग कर रहे आसाराम के समधी का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस इसे समन की तामील नहीं करने की बहुत बड़ी वजह नहीं मानती, लेकिन कानून के जाल से निकलने के लिए आसाराम के वकीलों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए बाद में बीमारी की दलील देकर पुलिस से थोड़ी और मोहलत मांगी गई। अब सवाल ये है कि अगर आसाराम ने कोई गुनाह नहीं किया तो उन्हें पुलिस से डर क्यों है? कानूनी प्रक्रिया और पूछताछ से पहले आसाराम क्या तैयारी करना चाहते हैं? कुछ दिनों की मोहलत मांगकर आसाराम क्या खुद को बचाने की कोई नई तरकीब की खोज करेंगे? सच और झूठ का फैसला अब अदालत में होना है। जाहिर है आसाराम अब अपना पूरा दमखम कानूनी लड़ाई में झोंकना चाहते हैं। पुलिस के सामने पेश नहीं होने की सूरत में पुलिस ने अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आसाराम की गिरफ्तारी के लिए एसीपी मिश्रा के अगुवाई में 3 थानेदारों की टीम बना दी गई है। शनिवार सुबह आसाराम जहां भी होंगे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम रवाना हो जाएगी। छिंदवाड़ा के गुरुकुल की वार्डन शिल्पी, संचालक शरद चंद और आसाराम के प्रमुख सेवादार शिवा को भी शुक्रवार रात तक पुलिस के सामने पेश होना है, लेकिन ये तीनों भी पेश नहीं हुए। पुलिस तीनों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें भेजेगी। जोधपुर पुलिस के तेवर से साफ है कि शनिवार का दिन आसाराम के लिए नई मुसीबतों का दिन होगा और पुलिस आसाराम को किसी आम आरोपी की तरह ही गिरफ्तार कर लेगी। धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज़ 24। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, संत आसाराम क्यों नहीं अब तक पुलिस के सामने पेश हुए हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं और अभय वर्तक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप आसाराम के समर्थक हैं। अभय जी, आपसे ही मेरा पहला सवाल है। संत आसाराम साधु हैं, कथावाचक हैं, लाखों करोड़ों उनके हो सकता है कि समर्थक हों, लेकिन इन सब से पहले वो भारतीय नागरिक हैं और इस नाते कानून में, भारतीय संविधान में उनका भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। क्यों नहीं पुलिस के सामने वो पेश हो रहे हैं? संगीन आरोप उनके खिलाफ लगे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे निषेध करता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट दिखाया गया है तो उसमें पूजनीय आसाराम जी बापू एक हिंदुओं के बहुत बड़े संत, जिनका जिस प्रकार से अपमान किया गया, तो उसके लिए निषेध करता हूँ। दूसरी बात है कि पूजनीय आसाराम जी बापू जैसे संत जिनका आज अपमान हो रहा है, तो ऐसे सभी संतों का मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि इस देश में 100 करोड़ हिंदू है,
लेकिन ऐसी बर्बरता है कि अभय वर्तक जी, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे, सीधा सवाल है अभय वर्तक साहब आपसे, क्या कानून से बड़े हैं संत आसाराम? मेरा पूरा बात अभी तो आपने बहुत बड़ी लंबी रिपोर्ट रख दी, मेरा पूरा बात सुनना ही होगा आपको। अगर आपने नहीं, लेकिन मेरा सवाल भी तो आप सुनेंगे ना। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, क्या भारतीय कानून में, संविधान में यकीन नहीं है संत आसाराम का? अगर आप ऐसे उनके भक्तों को, अभी आप मेरा अधिकार छीन रहे हैं। नहीं, बोलिए, आपके पास अधिकार है, बोलिए। मेरा अधिकार छीन रहे हैं आप? ना, कोई नहीं छीन रहा है, बोलिए। हाँ, तो मेरा कहना इतना ही है कि संतों का जिस प्रकार से अपमान हो रहा है, तो हम उनकी क्षमा मांगते हैं कि बापूजी हमें क्षमा कीजिए। दूसरी बात है कि तहकीकात की, क्या कोई संत आम नागरिक है या नहीं, तो आम नागरिक जरूर है, कोई उसमें बात दोहराई बात नहीं है। लेकिन जैसे हर एक नागरिक को कानूनी अधिकार है, वैसे ही अधिकार पूजनीय बापूजी को है। लेकिन आज जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया, जो सरासर झूठ है, गंदा है, और पूजनीय बापूजी के ऊपर आरोप लगाने के बाद अभय वर्तक साहब, उनको मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। आप जिस तरह से उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं, दरअसल ये काम कानून का है, पुलिस का है, अदालत का है। आप ये कैसे तय कर देंगे कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो गलत है? इसीलिए तो पुलिस उन्हें बुला रही है कि आप अपना पक्ष रखिए हमारे सामने आकर। वहां पर संत आसाराम जा ही नहीं रहे हैं। आप अगर लगा रहे हैं कि उनके आरोप सच्चे हैं, तो वैसे मुझे एज्यूम करने का अधिकार है। क्यों? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आरोप सच्चे हैं, मैंने एक बार भी इस बात का जिक्र, मैं कह रहा हूं आरोप है उन पर, संगीन आरोप है, तो क्यों नहीं जा रहे हैं पुलिस के सामने? चलिए मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश जी, क्या सियासी संरक्षण हासिल है संत आसाराम को? शायद यही वजह है कि वो कानून को कुछ नहीं समझ रहे हैं, अब तक नहीं पेश हुए हैं वहां पुलिस के सामने, जोधपुर पुलिस के सामने। मैंने किसी को सियासी ताकत नहीं हासिल है। जो कानून है, जो सत्य है, जो प्रक्रिया है, उसके हिसाब से कार्य हो रहा है। वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस ने बार बार इन बातों को स्पष्ट कर दिया है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जो अभी बापू जी के, आसाराम जी के समर्थक कोई बोल रहे थे, उनका एक बड़ा प्रतिनिधि शाहजहांपुर जाता है और पीड़ित के परिवार और पीड़िता बच्ची से हाथ पैर पकड़ के, जो यहाँ के मीडिया में, यूपी में, लखनऊ में रिपोर्टिंग हुई है, क्षमा मांगता है, तरह तरह की बातें करता है, रिक्वेस्ट करता है। लेकिन अगर संत हैं तो अगुआ हैं, मार्गदर्शक हैं, उन्हें स्वयं पुलिस के सामने जाके कहना चाहिए हकीकत ये है, सत्य ये है। पुलिस के सामने न जा करके उस पीड़िता को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, तब सबको शंका का शुरुआत होने लगा। और जिस प्रकार से पहले बातें बताई गई, थे नहीं, ये थे, वो थे, फिर बाद में सब चीजें खुलती गई, तो अब पुलिस अपना काम कर रही है, करेगी। ऐसा क्यों हुआ? डिफेंस में बहुत ही संगीन मामला है जिस तरफ आप इशारा करें अखिलेश जी। अभय वर्तक, इसका जवाब दीजिए, फिर और भी हम मेरे साथ मेहमान है उनका मैं रुख करूंगा। अभय वर्तक, बोलिए। जी, जिन्होंने कहा कि एकदम सही बात है कि जाना चाहिए, आना चाहिए। बापूजी बहुत बड़े संत हैं, हम मानते हैं। क्या मुझे आप इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए, रॉबर्ट वड्रा जी के ऊपर खेमका जैसे आईपीएस ऑफिसर ने, आईएएस ऑफिसर ने जब आरोप, अभय वर्तक साहब, आप विषयांतर हो रहे हैं। मेरा बहुत ही सीधा सवाल आपसे था, बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं संत आसाराम बापू पर। संत हैं, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है, उन पर ये आरोप लगना, आप विषयांतर क्यों हो रहे हैं? मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। नहीं, मुझे ये बताइए कि रॉबर्ट वड्रा को अलग न्याय और पूजनीय बापूजी को मालूम है 2 करोड़ भक्त है, तो उनका न्यायिक अधिकार है। क्यों जयपुर पुलिस तहकीकात के लिए उनके पास? आपको जवाब देना चाह रही है टीना शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। टीना, बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना, मुझे पूछना है, अभय जी, तो क्या जयपुर पुलिस उनके पास चली नहीं जा सकती है? अभय जी, थोड़ा सुनने का भी क्षमता रखिए। आप एक साधु के जो है वो फॉलोअर हैं, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए जब कोई दूसरा आदमी बोल रहा है। आप एंकर को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, आप सवाल को भी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, अगर ये जो डिफरेंस है कॉमन आदमी के बीच में और एक साधु के बीच में, जो एक बड़े साधु हैं और आप कह रहे हैं 2 करोड़ लोगों की फॉलोअरशिप है, मैं आपको ये कहना चाहूंगी ऑन नेशनल मीडिया कि ऐसे व्यक्ति को तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब से उसके बाद जितने भी उनके भाषण हुए हैं या जितने भी उनके प्रवचन हुए हैं, उन्होंने इस बात का रेफरेंस हर प्रवचन में दिया है कि मेरे ऊपर ऐसे संगीन इल्जाम लगे हैं, वो मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके पिता जैसा हूं, मैं उसके दादा जैसा हूं। कोई भी व्यक्ति जो एक्यूज्ड है ऐसे केसेस में, वो इस तरह का जो लोगों का मनोबल, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए 2 करोड़ लोगों को जहां जहां उन्होंने प्रवचन किया, उन्होंने इस बात का, मैं तो कहती हूं कि पुलिस इस मामले में उन्हें अरेस्ट इमीडिएटली क्यों नहीं कर रही है? जहां उन्होंने प्रवचन दिया है वहां पर उन्होंने, 1 मिनट से पहले प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जहां भी जितने उनके प्रवचन हुए हैं आज तक 21 तारीख के बाद से, उन्होंने हर प्रवचन में ये कहा है कि मैं निर्दोष हूँ। उन्होंने हर प्रवचन में ये कहा है वो मेरी पोती जैसी है। उन्होंने हर प्रवचन में ये कहा है कि मेरे ऊपर जो कुकर्म हो रहे हैं वो गलत हैं। और उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और ये सारी बातें जो है 2 करोड़ लोगों को भ्रमाने का काम कर रही हैं। आप देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, उनको कानून के सामने आना चाहिए। वो टाइम किल कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं। कानून में जाइए, एंटीसिपेटरी बेल मांगिए, कौन मना करता है? अभय जी जवाब दीजिए। अरे बहुत बड़े आरोप लगा दिए। मुझे आप बताइए, मैं बताता हूँ कि बापूजी क्यों नहीं जा रहे होंगे। क्यों नहीं जा रहे होंगे मालूम है? उनको विश्वास ही नहीं कि पुलिस एक निष्पक्ष रूप से उनकी तहकीकात करेगी। इस देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है कि इस देश के हिंदू साधु संतों को बदनाम करने का। कुछ साल पहले हमने इसी देश में बार आप साधु संत का जिक्र कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर मेरे साथ मौजूद है। मर्दानगी के नुस्खे बताते हैं। हर बात पे सारे हिंदुओं को और संत समाज को सब लपेट रहे हैं ये सज्जन। अखिलेश जी को सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। हाँ अखिलेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद। नहीं, ये देखिए, जो आरोप लगाया है वो किसी अननोन ने नहीं लगाया है, उनके परंपरागत भक्त के ही पुत्री ने लगाया है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कहीं से कुछ प्लांट किया गया हो जी। और देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, साधु संत तो सब जानते हैं इन बातों को, कि अगर कोई ज्ञानी है, ब्राह्मण है, पंडित है, जिसे पुराणों में कहा जाता है, वो तो सर्व ज्ञापी है। अगर वो कानूनन कोई जुर्म करता है तो उस पर दंड ज्यादा बनता है, मूढ़ करे तो दंड कम बनता है। तो जो हमारे अग्रज हैं, जो ज्ञानी हैं, जो महात्मा हैं, जो पुरुष हैं, उनके दंडों को, उनके गुनाहों को तत्काल स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ यहाँ पर अखिलेश जी है। मैं उनका भी पक्ष अब जानना चाहूंगा। स्वामी दीपांकर, ये बार बार साधु संतों की, हिंदुओं की आस्था की बात क्यों की जा रही है? ये क्या उसकी आड़ लेने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। अखिलेश, बात की शुरुआत से पहले या वक्तव्य की शुरुआत से पहले इतना कहेंगे कि डिबेट को डिबेट रहने दे, डिबेट को छींचा लेदर मत बनाए। संयम से सुने, संयम से कहें, पहली बात। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं और बता देना चाहते हैं कि चाणक्य के पिता जनक को धनानंद ने सरेआम और सरे बाजार मारा था, तो सजा धनानंद को भी भोगनी पड़ी थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कानून से कोई ऊपर ना था, ना है और ना भविष्य में कोई होगा। पर एक अगर जो देखा जाता है तो सामने निकलकर यह भी आता है कि कानून जब सबके लिए एक होता है तो वो दिन भूलना नहीं चाहिए जिस समय जयेंद्र सरस्वती को हॉस्पिटल के लालच में चोरी का इल्जाम लगाकर के जेल में डाल दिया गया था। हर तरीके से देखिए, उनके सम्मान की भी बात है यार। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम लोग कहें कि उनका सम्मान नहीं है, उनका अपमान कर दिया, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बहुत बड़े संत हैं, रिगार्डेड संत हैं, और अगर जो आरोप संगीन लगे हैं तो जुडिशली अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे। हम लोग कोई ना तो आरोप लगाने वाले हैं, ना कोई हम बचाने वाले, क्लीन चिट देने वाले हैं। अरविंद जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उनसे मैं समझूंगा कि इस मामले में कानून क्या कहता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक में रुकना पड़ेगा। ब्रेक पर जाए उससे पहले दर्शकों को बता दें कि आपकी राय भी मायने रखती है। आप भी एसएमएस के जरिए इस डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। आप भी बताइए क्या आपको लगता है कि संत आसाराम की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अब तक जो हमें जवाब मिले हैं उसमें 99% लोगों का यह मत है कि हां, आसाराम को फौरन गिरफ्तार करो। एसएमएस के जरिए आप भी अपनी राय में बताइए। आसाराम एक संत हैं, एक कथावाचक हैं, संगीन आरोप उनके खिलाफ लगे हैं। कोई आम शख्स होता, अब तक हो सकता है सलाखों के पीछे होता, लेकिन संत आसाराम अब तक पुलिस के सामने पेश तक नहीं हुए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। बड़ा सवाल यही, आखिर क्यों? उधर संसद में भी आसाराम का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। शरद यादव के घर आसाराम के समर्थकों के हंगामे के बाद आज शरद यादव ने फिर से आसाराम की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और सरकार से पीड़ित को इंसाफ देने की मांग की। देश में कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं? हमने यहाँ कानून पास किया और कानून पास करने के बाद आज जो है हालात ये है, एक आदमी ये जो आसाराम है वो देश भर में भ्रमण कर रहा है, कई तरह की बातें बोल रहा है। ये जो उसके माँ बाप हैं, आप ये बताइए कि कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए इस देश में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कोई माँ या बाप या
अपनी बेटी के लिए यानी बलात्कार का या उसके साथ छेड़खानी का कोई केस दर्ज कराएगा। मुझे यहाँ से अखबारों से और चारों तरफ से पता लगा कि ये जो आसाराम है ये छुट्टा घूम रहा है। ये चारों तरफ है वो हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहा है और जो बनने आ रहा वो बोल रहा है। उसका बेटा उस बेटी के लिए कह रहा है मेंटली केस। इससे बड़ा किसी बेटी का आप बताइए उसने इतना बड़ा साहस किया। वो थाने में जाकर के और उसके माँ बाप ने जो बड़ा प्रसाद दिखाया, ऐसा साहस कोई बहुत संकट में कोई बाप करता है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह के पास। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, पार्लियामेंट तक अब यह मसला पहुंच चुका है। पुलिस क्यों नरमी बरत रही है? आखिर क्यों इंतजार किया जा रहा है कि रात के 12 बजे मियाद खत्म हो समन की, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए, कोई नरमी या सख्ती का प्रश्न नहीं है। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून में मैक्सिमम किसी को अधिकार दिए गए हैं अपनी बात रखने का और अपने बेगुनाही के अवसर प्राप्त करने का। तो अखिलेश जी, क्या आप ये मानेंगे अगर किसी आम शख्स के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगे होते, संगीन इल्जाम लगे होते, तो उसे भी इतनी मोहलत दी गई होती? नहीं, ये तो एक विषय है ही है, ये निश्चित रूप से विषय है, लेकिन ये भी एक कानून क्या ही प्रक्रिया है। और इसीलिए जो पुलिस की वहाँ के पुलिस का स्टेटमेंट आया है कि उन्हें और समय नहीं दिया जाएगा, इसमें आप भ्रमण कर रहे हैं, सब कुछ है, संगीन आरोप लगे हैं, आप मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सम्मानित संत हैं, आपको स्वयं कानून का साथ देना चाहिए। लोगों की भावना आप में है, अगर है तो आपको अपनी बेगुनाही के लिए स्वयं आगे बढ़कर के आके कहना चाहिए। पब्लिक में अपने भक्तों या देश के बीच में ये कहने की आवश्यकता नहीं कि बेगुनाह है। और मैं दोबारा अखिलेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ अरविंद जैन साहब बने हुए लगातार सीनियर एडवोकेट हैं। अरविंद जी, मैं अभय वर्तक साहब के पास जाऊं, आसाराम के समर्थक, उससे पहले आपसे मेरा ये सवाल है, इस मामले में कानून क्या कहता है और खास तौर पर जो धाराएं लगी हैं, जो संगीन धाराएं हैं, उसमें अब तक किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए, जिस किस्म के आरोप एफआईआर में हैं, वो 376, 375 आईपीसी में हों या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट में हों या दूसरे प्रावधानों में हों, वो सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, यानी संज्ञेय अपराध हैं। और पुलिस को सारी पावर, सारी शक्तियां हैं कि वो उस आधार पर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में अगर अपराध आता है तो अपराधी को फौरन जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। जी, आश्चर्यजनक है कि जयपुर में, जोधपुर में होते हुए आशाराम को वहां से निकल करके जोधपुर तक आने का और जोधपुर से बाहर निकल करके फिर सूरत में और सूरत से अब इंदौर में जिस किस्म से हवाई यात्राएं करने के तमाम अवसर दिए जा रहे हैं, वो बहुत आश्चर्यजनक है। खासकर इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कह रहा हूं कि निर्भय हत्याकांड के बाद, बलात्कार कांड के बाद और हाल में मुंबई हत्याकांड, बलात्कार कांड के बाद जिस किस्म का माहौल इस देश में, जिस किस्म की दहशत इस देश में औरतों के खिलाफ बढ़ रही है, खासकर हिंसा और यौन हिंसा के अपराधों को लेकर के, वहां ये चिंता संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है। लेकिन पुलिस, सत्ता के तमाम लोग, पक्ष में विपक्ष में, इसके ऊपर भी सियासत हो रही है कि वो संत हैं, बड़े संत हैं, धार्मिक आस्थाएं इससे खराब होंगी और ये होगा वो होगा, इसलिए हम उन्हें। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि आशाराम जितना मर्जी इस कानून से भाग लें, जितना भागेंगे उलझन उससे ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा होगी और कानूनी प्रक्रिया से तो आपको गुजरना। लेकिन एक बार अभय वर्तक का पक्ष जानना चाहूंगा। अभय जी, आप ब्रेक के पहले तमाम तर्क दे रहे थे कि आसाराम दरअसल जो अपमानित किया जा रहा है, इससे संतों का अपमान हो रहा है। मैं आपसे यही सवाल दूसरी तरीके से पूछ रहा हूं, क्या आसाराम संतों को अपमानित नहीं कर रहे हैं? अगर वो एक संत हैं और जिस तरह के आरोप उनके खिलाफ लगे हैं, खुद उन्हें नहीं पुलिस के सामने जाना चाहिए था, जांच एजेंसियों के सामने नहीं जाना चाहिए था कि लो मैं सामने आ गया, जो पूछना है पूछ लो, तफ्तीश करो, तहकीकात करो?
मेरे सहयोगी मित्र इस चैनल में कोई सहभागी हुए मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने अभी कहा था कि अभयवर्तक जी क्यों इतना चिल्ला चिल्ला करके बात कर रहे हैं, हम एक टॉक शो में बात कर रहे हैं तो हम आसानी से बात कर सकते हैं जी। तो मेरा कहना इतना ही है कि इतने 9 दिन से मैं देख रहा हूँ 21 तारीख को एक घटना हुई है, उस दिन किस तरह से न्यूज चल रही है, आसाराम बापू जी के जो भी भक्त है या उनके पक्षकारी है उनको बात ही करने के लिए नहीं दे रहे। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे तभी हमें बात नहीं करने दे रहा है अभयवर्तक साहब, नहीं तो हमें कोई बात नहीं करने देगा। इसके लिए हमको आसाराम की प्रवक्ता है नीलम दुबे, हर जगह लोग उनको सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा वो भी बोल रही हैं अभी और ऊंचे स्वर में ही बात करती हैं वो भी। नहीं हो रहा है, हम सभी न्यूज चैनल देख रहे हैं, सभी न्यूज चैनल देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मीडिया हिंदूवादी संतों का, उनके पक्ष लेने वाले लोगों का आवाज जिस प्रकार से दबा रहे, वो बहुत गलत बात हो रही है। हमें यह लगता है कि आप देखिए एक उदाहरण हमारे सामने है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं है आज। लेकिन आसाराम बापू जी के ऊपर हम पिछले 9 दिन से 24 घंटा न्यूज चला रहे, लेकिन जामा मस्जिद के जो मुख्य मौलवी है उन्होंने जब ये हिरण की हत्या कहां से कहां बात को ले जा रहे हैं अभयवर्तक साहब? आपने दिल्ली में पत्रकारों को पीटा था। अखिलेश देखिए, आप ये बताइए अगर ये कोई कॉमन आदमी होता तो क्या उसको नोटिस सर्व किया जाता? चिल्ला के बात करने में आप मुझे ये हाँ बोलिए टीना बोलिए। अभय जी अगर ये कोई कॉमन व्यक्ति होता बापू आसाराम जी की जगह तो क्या उसको नोटिस सर्व किया जाता? वो जोधपुर में होते हुए, उसी आश्रम में होते हुए उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है और उनका वेट किया जा रहा है। वो तमाम हवाई यात्राएं कर रहे हैं, तमाम राज्यों में घूम रहे हैं, कई शहरों में घूम रहे हैं। अभी सवाल ये नहीं है, अभी सवाल यही है कि कानून के सामने सभी लोग समान है या नहीं है। मुझे तो सॉरी टू से हेयर, मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि कानून उनको मौका दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें मौका दे रही है कि भाग जाइए, हम आपको ढूंढेंगे, भाग जाइए। तभी आप मीडिया स्वामी दीपांकर, क्या एक संत का ये चरित्र हो सकता है? बार बार साधु संतों की बात हो रही, इसलिए आपसे मेरा सवाल है। देखो जहां तक अखिलेश साधु संतों की बात आती है तो सभी संतों की एक ही राय है, और जितना हमारा तकरीबन 50 से 100 संतों से रात भर बात हुआ, सभी का निष्कर्ष एक ही है कि अगर आरोप लगे हैं तो उस आरोप को कानून के साथ मिलकर के मतलब उसे समाप्त करना, या ये कहें कि जो आरोप लगे हैं उनको सिद्ध होने देना, इन्वेस्टिगेशन चलना, ये प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा। इस प्रोसेस में हेल्प कर कर अपने कद को और ऊंचा उठाने वाली बात है, ना कि आप कानून से भाग सकते हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई तालिबान में तो रहते नहीं कि हम कानून से भाग सकते हैं। या हमारा देश वैसा देश तो है नहीं जिसमें किसी की सुनी ना जाए, यहाँ तो सभी की सुनी जाती है। और जितना उनका रिगार्ड शायद हमको लगता है गहलोत सरकार ने किया है, इतिहास गवाह है, आज से पहले शायद इतना किसी का नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सुनवाते हैं अपने दर्शकों को कि आम लोगों की क्या राय है, सुनिए जरा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा मानना है कि पुलिस को अगर ऑर्डर दिया जाए तो पुलिस जाके ये कर लेगी, लेकिन पुलिस पे इतना ज्यादा प्रेशर दिया गया है कि वो अरेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि पुलिस अभी भी फ्री नहीं है। क्यों नहीं होना चाहिए? एक रीजन, क्या रीजन है कि नहीं हुआ अभी तक अरेस्ट? क्यों दम नहीं आ रहा अभी तक पुलिस में कि वो जाके अरेस्ट करें? ऑब्वियसली होनी चाहिए, एंड अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी आदमी के पास किसी भी तरह का हल्का सा पावर है, आम आदमी से ऊपर है, तो उसके लिए लॉज डिफरेंट है। बिकॉज इट इज आसाराम बापू, तो अभी तक वो खुले घूम रहे हैं। आज इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बट ही इज प्रूव्ड रॉन्ग, तो डेफिनेटली उनको जो भी मतलब नॉर्मल सजा है वो होनी चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कानून तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है ऐसा। आम पब्लिक उनको नहीं समझा जा रहा है, वो भी फ्री घूम रहा है एकदम। कानून किसी तरह का है, किसी के लिए किसी तरह का है। ये सवाल सबसे पहले खड़ा हो रहा है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जबकि पूरी जानकारी होने के बावजूद भी, इतने संगीन आरोप लगने के बावजूद भी। इधर होनी चाहिए उसकी अरेस्ट। वो इसलिए होनी चाहिए कि पहले उसने पानी का भी इतना गंद खिलारा, और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो ऐसा थर्ड क्लास पर्सनालिटी है, पता नहीं लोग उसको पूछते क्यों हैं। का रास्ता बनता है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, और मेरा ख्याल होगा। हाँ बिल्कुल, उनकी अरेस्ट होनी चाहिए। जिस तरह का उन्होंने घिनौना काम किया है, आई डोंट थिंक कि उनको ऐसे छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी भी एंगल से ये काम ठीक नहीं है, और इसमें जरूर कोई ना कोई कार्रवाई बहुत जल्द होनी चाहिए। तो जनमानस क्या है, लोगों की राय क्या है, ये आप सुन रहे थे। अभयवर्तक, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आपको नहीं लगता है कि जैसे जैसे देरी करते जाएंगे संत आसाराम, वैसे वैसे लोगों का भरोसा खोते जाएंगे वो? मेरा आपके
न्यूज 24 के ऊपर पूरा सीधा सीधा आरोप है कि सिर्फ एक बाजू के आपने लोगों के मत दिखाए, क्योंकि हम सोसाइटी में काम करते हैं। मैं गांव-गांव में जाता हूं। मैंने कल से हाईकोर्ट के कम से कम 10 एडवोकेट्स के साथ बात की है कि इसमें क्या हो सकता है। क्या तो मुझे उन्होंने भी बताया कि यह सरासर गलत है कि आसाराम बापूजी को तो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। अभी तो मैं बताता हूँ, मुझे लगता है अरविंद जैन इसका जवाब देंगे। पुलिस अभय वर्तक साहब, आपने तमाम कानून विदों की बात की ना, हमारे साथ भी यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान है अरविंद जैन साहब है, सीनियर एडवोकेट हैं, जाने माने चेहरे हैं, बताइए। अभय जी शांति से अगर आप 1 मिनट सुन सके किसी को, क्योंकि अच्छा ठीक है अभय जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। बात ही करने के लिए नहीं देते हैं। अभय बोलिए, के बाद तोड़ देते हैं। बोलिए। मुझे बात करने के लिए देंगे? वो मुझे बात करने के लिए देंगे? अभय अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मुझे बात करने के लिए देंगे क्या? हाँ, बात पूरी करिए। मेरा सवाल भैया इतना ही है कि जयपुर की पुलिस वहां पे बापूजी के आश्रम में उठ के जाके उनकी तहकीकात क्यों नहीं करती? क्या इसको ईगो इशू बनाया जा रहा है? मुझे आप बताइए कि कांग्रेस के यहाँ पे कोई प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मुझे आप बताइए, सीधा साधी बात है, अगर तहकीकात करनी है तो उधर भी उठ के जा सकते हैं, लेकिन इस मैटर को एक ईगो इशू बनाया जा रहा है, मीडिया इशू बनाया जा रहा है और एक संत को बलि चढ़ाया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। तो संत आसाराम के पास विकल्प है अभय वर्तक साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? उनके पास कोई विकल्प है कि खुद पुलिस के सामने चले जाए, जांच एजेंसियों के सामने चले जाए कि ऐसा माहौल ना बने? बिल्कुल, उसके लिए अरविंद जी जवाब दीजिए आप। अभय जी 2 मिनट अगर आप इस संवाद में मुझे भी समय दे दें तो मैं आपका आभारी हूंगा। मैं ये मान सकता हूं कि ये जो भी आरोप हैं वो गलत हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, पर इसका निर्णय तो अल्टीमेटली अदालत करेगी। जांच पड़ताल के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, गवाहियों के बाद, साक्ष्यों के बाद आरोप पत्र अदालत के सामने आएगा। अदालत की गवाहियों के बाद अदालत अपना निर्णय करेगी कि उसमें वाकई ही ये अपराध आशाराम ने किया है या नहीं किया है। लेकिन इस कानूनी प्रक्रिया में आशाराम जी भाग क्यों रहे हैं? उनके पास भी कानूनी ऑप्शन, आज इतना समय हो गया है और आज भी उन्होंने एक एप्लीकेशन गुजरात हाईकोर्ट में लगाई है इंटरिम बेल के लिए। जो कानूनी अधिकार आशाराम जी को हैं वो तमाम लोगों को भी हैं, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पहले भी कहा, यही एक नेक सलाह हो सकती है कि इस विवाद को अगर समाप्त करना है, मीडिया ट्रायल से बचना है, तो सीधे सीधे आशाराम जी को चाहिए कि वो जयपुर, जोधपुर जाकर के अपनी सफाई में जो कहना चाहते हैं, जो साक्ष्य रखना चाहते हैं, जो प्रमाण रखना चाहते हैं वो रख दें और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए इसको। क्योंकि इसे धर्म का, आस्था का प्रश्न अगर बनाएंगे, सियासत का प्रश्न बनाएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि जिस किस्म का गुस्सा, जिस किस्म का क्षोभ, जिस किस्म का आक्रोश इस वक्त देश में है, वो सड़क से संसद तक फिर दोबारा से उभर करके आ सकता है। ठीक है, अब जवाब दीजिए। हाँ, बहुत ही अच्छा। अभी जो टोन में आपने बात किया उसी टोन में हम बात करने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं कहना इतना ही चाहूंगा कि पूजनीय आसाराम जी बापू का जो भी आपने तहकीकात की बात की है, मैं जरूर मानता हूं। कल पूजनीय बापूजी ने भी कहा था कि मैं जयपुर जाऊंगा। आज सुबह के उनके प्रवक्ता ने कहा कि वो जाने वाले थे, उनका टिकट भी निकाला गया था। लेकिन जब भी उन्होंने ये जाहिर किया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, तो तुरंत पूरी मीडिया ने, देखिए आज ही कैसे तबीयत बिगड़ गई। क्या सचमुच में संत की तबीयत नहीं बिगड़ सकती? राजनेता बीमार पड़ जाता है वो सच्चा है, और जो संत बीमार पड़ जाता है। पहले ये तर्क दिया गया, संत आसाराम बापू ने इस बात का जिक्र किया कि चूंकि उनके समधी का देहांत हो गया है इसलिए वो वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो बीमार हो गए इसलिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब जब वही इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो जाहिर तौर पर संशय तो होंगे ना, लोगों को लगेगा कि क्या बोल रहे हैं आखिर आसाराम, कहना क्या चाहते हैं वो। नहीं, मेरा क्या वो कारण सच नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा कहना ये है अभय जी, क्या ये कारण सच नहीं हो सकता है? स्वामी दीपांकर, हाँ बोलिए। बिल्कुल, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया है। अभय जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर अभी तक दिया अभय जी। अभय जी सुन लीजिए, ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। स्वामी दीपांकर, अभय जी, स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं, जरा एक बार सुन लीजिए। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है स्वास्थ्य खराब, स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, पर अर्थ मात्र कहने का इतना है कि अगर जो अस्वस्थता है उसके बारे में भी चर्चाएं होती हैं और निसंदेह होंगी, क्योंकि ये चर्चा का विषय है।
और पर हमारा अपना मानना एक ये है, क्योंकि महाराज के साथ लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। जब तक वो इस चीजों से भागेंगे, मीडिया में चर्चा का विषय बनेगा और ये चर्चा का विषय रहेगा। परंतु अखिलेश भाई एक मिनट बिल्कुल छोटे में ब्रेक लेना होगा सर, मजबूरी है।